साल 2006 इसरो द्वारा ऑर्बिटल व्हीकल नाम से एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया जाता है, जिसे बाद में गगनयान का नाम दिया जाता है। इस प्रोजेक्ट का मकसद होता है एक ऐसा स्पेस कैप्सूल बनाना जिससे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ के ऑर्बिट से बाहर ले जाया जा सके। साल 2008 में इसरो द्वारा 2024 तक 10,000 करोड़ के बजट में कंप्लीट होने के अनुमान से इस प्रोजेक्ट को कमीशन कर दिया जाता है। इसके डिज़ाइन को फाइनलाइज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फंडिंग के लिए सबमिट किया गया, पर लिमिटेड फंडिंग की वजह से इसरो को इस प्रोजेक्ट को साल 2008 से 2013 तक अपने प्रायोरिटी लिस्ट से हटाना पड़ा। फिर 2013 में एंट्री हुई नरेंद्र मोदी जी का। उन्होंने इसरो का बजट बढ़ाया। बजट इंक्रीज होने के बाद इस प्रोजेक्ट को एक बार फिर से कंसीडर किया जाने लगा। साल 2017 में एक बार फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस प्रोजेक्ट का डिज़ाइन सबमिट किया गया। इस पर मोदी जी ने इस प्रोजेक्ट को 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन फॉर्मली अनाउंस कर दिया। तो आखिर ये गगनयान है क्या और इससे भारत को मिलेगा क्या? गगनयान गगन और यान से मिलकर बना है, जिसमें गगन का मतलब स्पेस और यान का मतलब व्हीकल होता है, मतलब एक स्पेस व्हीकल। इस मिशन में 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे, जिसमें 2 मेल और 1 फीमेल एस्ट्रोनॉट होगी। हालांकि ये भी कंफर्म नहीं हुआ है कि इस मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स होंगे या 2। एस्ट्रोनॉट्स के ट्रेनिंग के लिए इंडियन एयरफोर्स के 4 टॉप पायलट्स को चुन लिया गया है, जिन्हें इसरो और रशिया मिलकर ट्रेनिंग दे रहा है। 2020 में इन एस्ट्रोनॉट्स को रशिया के गैगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। रशिया में उनकी बेसिक ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 2021 में उनको वापस इंडिया लाया गया और अब इसरो द्वारा उनको बेंगलुरु में ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इस मिशन में गगनयान को LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 नाम के एक रॉकेट में डाल के लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट की स्पीड ज़्यादा होती है। इस फॉर्मूले को देखिए, इसमें वेलोसिटी हाइट से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्पेसक्राफ्ट जितनी ऊपर जाएगी उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होती जाएगी। लो अर्थ ऑर्बिट में इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होने से ये कम टाइम में ज़्यादा बार अर्थ के चक्कर लगा सकती है। ये स्पेसक्राफ्ट इसरो के प्लान के हिसाब से 7 दिनों तक अर्थ के चक्कर लगाएगी। गगनयान को लॉन्च करने से पहले बहुत सारे टेस्ट्स किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 21 अक्टूबर 2023 को एक अबॉर्ट मिशन टेस्ट किया गया था। ये एक क्रू एस्केप सिस्टम टेस्ट था, जिसमें एक क्रू मॉड्यूल को रॉकेट के साथ लॉन्च करके कुछ सेकंड्स के बाद उस क्रू मॉड्यूल को इजेक्ट कर दिया गया। इन केस अगर गगनयान को लॉन्च करने के कुछ सेकंड्स बाद उसमें कोई खराबी आ जाती है तो उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट्स को बचाने के लिए ये अबॉर्ट मिशन किया जाएगा। बट लेट्स प्रे कि ऐसा ना हो। और भी कई टेस्ट्स किए जाएंगे, जैसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम टेस्ट, स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल टेस्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम टेस्ट, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ये स्पेसक्राफ्ट ह्यूमन को स्पेस में ले जाने के लिए परफेक्ट है। इसरो इस मिशन में हाइड्रोजन के बजाय ग्रीन प्रोपेलेंट को फ्यूल के रूप में यूज़ करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसके लिए लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम मोनोप्रोपेलेंट पर ऑलरेडी काम करना शुरू किया जा चुका है। बेसिकली हाइड्रोजन एक टॉक्सिक केमिकल है, जिसके मैन्युफैक्चरिंग के वक्त कैंसर होने का भी खतरा रहता है, और फ्यूल के बर्न होने से जो धुआं निकलता है उससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान होता है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसरो ये मिशन करना क्यों चाहता है, इससे भारत को क्या मिलेगा? तो भारत को इससे 2 बड़े फ़ायदे हैं। नंबर 1, इंडिया इस मिशन के दौरान बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस करने वाला है, कुछ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स और कुछ फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स। बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स लाइक SIRT-1 जीन मार्कर इफेक्ट। SIRT-1 एक तरह का जीन होता है जो सर्टुइन नाम के एक प्रोटीन को एनकोड करता है। ये प्रोटीन हमारी बॉडी में DNA रिपेयर, इन्फ्लेमेशन रेगुलेशन, लॉन्गेविटी एक्सेट्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बट इस जीन में प्रॉब्लम आने पर इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी प्रॉब्लम आती है। स्पेस के कंडीशंस में इस जीन में क्या चेंजेस आएंगी, ये टेस्ट किया जाएगा। फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स लाइक हीट संक एक्सपेरिमेंट, क्रिस्टलाइजेशन फिनोमिनन, फ्लूइड मिक्सिंग फिनोमिनन, ये सब एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। कुछ ऑब्जर्वेशंस लाइक स्पेस में कैसे कैसे कॉस्मिक रेडिएशंस हैं, ये ऑब्जॉर्व किया जाएगा। अर्थ पर वेदर कंडीशंस एक्चुअली में चेंज कैसे होते हैं, इन सब ऑब्जर्वेशंस को किया जाएगा। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स के साथ एक रोबोट भी जाएगी, जिसका नाम व्योममित्र है। ये रोबोट एस्ट्रोनॉट्स को एक्सपेरिमेंट्स करने में हेल्प करेगी, और अगर उस स्पेसक्राफ्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे डिटेक्ट करेगी। दूसरा बड़ा फ़ायदा जो इंडिया को इस मिशन के बाद होगा वो ये है कि इंडिया इस मिशन के बाद अमेरिका, रशिया और चाइना के बाद चौथी ऐसी कंट्री बन जाएगी जो अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने में सफल होगा। इससे पहले राकेश शर्मा, पहले भारतीय जो स्पेस में गए थे, उन्हें सोवियत यूनियन ने स्पेस में भेजा था। कल्पना चावला, पहली भारतीय महिला जो स्पेस में गई थी, उन्हें भी इंडिया ने नहीं, नासा ने स्पेस में भेजा था। एक देश की स्ट्रेंथ सिर्फ मिलिट्री से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से भी पता चलती है। इस मिशन के बाद भारत ह्यूमन स्पेस मिशन करने वाले एलीट क्लब में शामिल हो जाएगी। दूसरा मिशन शुक्रयान। शुक्रयान एक वीनस ऑर्बिटर मिशन है।
इस मिशन में एक ऑर्बिटर, जिसे अभी शुक्रयान कहा जा रहा है, वो वीनस को ऑर्बिट करेगा। वीनस को ऑर्बिट करने के दौरान इसमें लगे पेलोड्स वीनस की स्टडी करेंगे। ये मेनली 3 एरियाज में रिसर्च करेगा। पहला है सरफेस स्ट्रैटिग्राफी, दूसरा है वीनस एटमॉस्फेरिक स्टडी और तीसरा है सोलर इरेडियंस एंड सोलर विंड इंटरेक्शन विद वीनस आयनोस्फेयर। सरफेस स्ट्रैटिग्राफी में बेसिकली वीनस के सरफेस पर प्रेजेंट रॉक्स के लेयर्स की स्टडी की जाएगी। स्ट्रैटिग्राफी का मतलब होता है रॉक्स के लेयर्स की स्टडी। ये 3 टाइप के होते हैं, लिथोस्ट्रैटिग्राफी, बायोस्ट्रैटिग्राफी और क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी। लिथोस्ट्रैटिग्राफी में मेनली रॉक्स के लेयर्स के फिजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी की जाती है, जैसे वीनस पर किस टाइप के रॉक्स हैं, उनका कॉम्पोजिशन क्या है, किन एलिमेंट्स से मिलकर बने हैं। इन सब कैरेक्टर्स को लिथोस्ट्रैटिग्राफी में स्टडी किया जाता है। बायोस्ट्रैटिग्राफी में रॉक्स के लेयर्स में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के फॉसिल्स की स्टडी की जाती है। इससे रॉक्स के लेयर्स की एज पता की जा सकती है, क्योंकि जिन एनिमल्स और प्लांट्स के फॉसिल्स उन लेयर्स में मिलेंगे वो पक्का सालों पहले उस जगह पर मौजूद होंगे। वैसे इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वहाँ के रॉक्स में किसी प्लांट या एनिमल्स के फॉसिल्स पाए जाएंगे, क्योंकि वीनस सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। इसका टेम्परेचर करीब 464 डिग्री सेल्सियस है। इतने ज़्यादा टेम्परेचर में किसी लाइफ का एग्जिस्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन ये भी हो सकता है कि हज़ारों साल पहले वीनस पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो और अब जाके इसका टेम्परेचर इतना बढ़ गया हो। क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी में भी रॉक्स के लेयर्स की एज स्टडी की जाती है, बट इसमें एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड्स यूज की जाती हैं, लाइक रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड। इन स्टडीज़ को कंडक्ट करने के लिए बहुत सारे पेलोड्स लगे होंगे। ये हैं वो कुछ पेलोड्स जो वीनस के सरफेस की स्टडी करेंगे। वार्टिस, ये एक ऑर्बिटल ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है जो वीनस के सरफेस के स्ट्रक्चर और एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगी। VSEM, ये वीनस के सरफेस से निकलने वाले रेडिएशन को स्टडी करेंगी। और ये हैं वो कुछ पेलोड्स जो वीनस के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेंगे। VTC, ये एक थर्मल इमेजिंग कैमरा है। यह वीनस के थर्मल इमेजेस को कैप्चर करके अर्थ पर भेजेगा। VCMC, ये एक क्लाउड मॉनिटरिंग डिवाइस है जो वीनस के क्लाउड को स्टडी करेगी। लाइव, ये एक लाइटनिंग सेंसर है जो वीनस पर होने वाले लाइटनिंग एक्टिविटीज़ को स्टडी करेगी, जिससे वहाँ के एटमॉस्फेयर का डायनामिक्स समझने में हेल्प होगी। VASP, ये एक स्पेक्ट्रोपोलारीमीटर है जो वीनस के एटमॉस्फेयर में स्कैटर होने वाली सनलाइट को स्टडी करेगी। ETA, इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर एनालाइजर, यह वीनस के आयनोस्फेयर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के टेम्परेचर को मेजर करेगा, जिससे हमें उस आयनोस्फेयर का टेम्परेचर पता चलेगा। VRAD, ये एक तरह का रेडिएशन एनवायरनमेंट मीटर है जो वीनस के एनवायरनमेंट में मौजूद रेडिएशंस को स्टडी करेगी। वॉर्टेक्स, इसकी हेल्प से वीनस के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल्स को स्टडी किया जाएगा। स्पेसक्राफ्ट में 2 रशियन पेलोड्स भी लगे होंगे। वायरल, वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर, ये पेलोड वीनस के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस को स्टडी करेगी। इवोल्गा, ये एक लेज़र हेट्रोडाइन NIR स्पेक्ट्रोमीटर है जो वीनस के स्ट्रक्चर और डायनामिक्स को समझने में हेल्प करेगी। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।